मैं प्रशांत सिंह ग्लोब मिल म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से बोल रहा हूँ। आज ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स 2, जिसमें चैप्टर 4 है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज में हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु का प्रमेय, त्रिभुज के मध्य बिंदु का प्रमेय, उसका विलोम और उससे रिलेटेड दो उदाहरण जो दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करके। देखिए यहाँ पर प्रमेय में क्या होता है कि कथन दिया जाता है। ये कथन है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा लंबाई में तीसरी भुजा का आधा होता है। बराबर। तो यहाँ पर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर। ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में किन्हीं दो भुजाओं, तो हम दो भुजा लेते हैं ए बी और ए सी। इसका मध्य बिंदु हमने समझो लिया यहाँ पर पी, और यहाँ पर दूसरा मध्य बिंदु क्या लिया हमने, क्यू लिया। मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो इसको मिला देंगे यहाँ पर। तो इसके मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला, तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, तो देखो इसको मैंने सिंगल लाइन से दिया कि एपी बराबर पीबी हो गया और ए क्यू बराबर क्यूसी हो गया। हमें क्या सिद्ध करना है कि यह तीसरी भुजा की लंबाई में आधा होता है और समांतर होता है, मतलब ये दोनों समांतर होंगे, मतलब बराबर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, आमने सामने, और पीक्यू की लंबाई बीसी की आधी होगी। ये हमें सिद्ध करना है। बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दत्त लिखेंगे, जानकारी, क्योंकि जो कथन जो हमें प्रमेय सिद्ध करना होता है उसमें दत्त लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में बिंदु P और बिंदु Q भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। बिंदु P तथा बिंदु Q भुजा AB तथा भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये जानकारी हमको दी गई है और हमें सिद्ध क्या करना है, साध्य रेख PQ, क्योंकि ये दो मध्य बिंदु को मिला तो PQ हो गया, समांतर रेख BC। ये हमें पहला सिद्ध करना है। दूसरा, PQ बराबर, ये आधा किसका हो जाएगा, BC का। तीसरी भुजा, तो यहाँ पे दो भुजा पे मध्य बिंदु है, तो ये तीसरी भुजा हुई, तो तीसरी भुजा का आधा, हमें ये दो सिद्ध करना है। अभी यहाँ पर एक रचना होगा, तो हमें कथन खाली दिया जाता है एग्जाम में, हम कथन लिखेंगे। कथन के आधार पर हमें आकृति बनानी होगी। आकृति के बाद जो आकृति प्रश्न में हमें दिया है दत्त, वो लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है वह लिखा जाएगा, और फिर रचना जैसे में आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है और आधा है, तो इसके लिए हमें रचना करना होगा। एक ऐसी रचना करो कि हम PQ को हम इस प्रकार बढ़ाएंगे
कि यहाँ पर PQ को हम बढ़ाएंगे कि PQ समांतर हमारे PQ और यहाँ पर जो बिंदु हम R लेंगे, ये PQ और QR ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। PQ और QR को हम बराबर ये करेंगे, PQ को हम लंबा करेंगे मतलब बढ़ाएंगे R तक कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और फिर R और C को मिला देंगे। चाहे तो इसको भी हम लोग डॉट कर लेते हैं जानकारी के लिए कि हमने रचना किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर रचना लिखेंगे कि PQ को, रेख PQ को इस प्रकार बढ़ाया को बिंदु R तक इस प्रकार बढ़ाया कि PQ बराबर Q हो गया, PQ बराबर QR, और फिर बाद में हमने CR को मिला दिया, रेख CR खींचा। ये हमें रचना करना होगा कि रेख PQ को इस प्रकार बढ़ाओगे, इतना बढ़ाओगे कि PQ और QR की लंबाई समान हो जाए, और फिर R और C को यहाँ पर मिला दोगे आप, बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, दो त्रिभुज मिल गया, पहला और दूसरा। अब इसके बाद हमारी उपपत्ति होगी, यहाँ पर उपपत्ति में हमें क्या करना होगा, ये दोनों त्रिभुज को पहले हम सिद्ध करेंगे, बराबर। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग सिद्ध करेंगे। हमारे पास त्रिभुज को सिद्ध मतलब सर्वांगसम करने के लिए, सिद्ध करना मतलब यहाँ पे सर्वांगसम करने के लिए हमारे पास कसौटी है, उस कसौटी का उपयोग किया जाएगा। जैसे देखो, त्रिभुज APQ, अगर त्रिभुज APQ लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज RCQ। आप देखेंगे कि AQ सर्वांगसम QC, ये हमें जानकारी दिया गया है 10। यहाँ पर ये कोण और ये कोण सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि ये दो लाइन जब क्रॉस होती है तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। और यहाँ पे PQ बराबर QR, ये हमें रचना से मिल गया है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। भू को भू मतलब भुजा कोण भुजा, कसौटी से दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए, तब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके बचे हुए जो तीन घटक होते हैं वो भी सर्वांगसम हो जाते हैं। इसके पहले शायद मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज में 6 घटक होते हैं और सर्वांगसम करने के लिए हमें सिर्फ 3 घटक की जरूरत होती है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके बाकी के भी 3 घटक भी सर्वांगसम हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कोण A और कोण C सर्वांगसम हो जाएगा। और AP सर्वांगसम CR हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये दोनों रेखा जो होती है वो समांतर हो जाएगी। यहाँ पर सिद्ध करने से पहले बच्चों, ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर मैं रफ करूंगा, इसे सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ये कथन है जो आपको प्रश्न में दिया जाएगा, ये आपका आकृति होगा कथन पर आधारित। यहाँ पे जो जानकारी दिया उसे दत्त, उसे हम लिख लेंगे, साध्य लिख लेंगे, और ये रचना वहां पे लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें इसे सिद्ध करना है, उपपत्ति। तो एक बार अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं नीचे का भाग रफ करूंगा, आकृति तक वह रहेगा अपनी जगह पर ही। तो यहाँ पर हमारी उपपत्ति
सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज APQ, त्रिभुज RCQ में। अब त्रिभुज का नाम कहीं से भी ले सकते हैं, त्रिभुज का नाम तीन प्रकार से आप लोग ले सकते हो। तो त्रिभुज APQ, तो मैंने यहाँ पे लिया RCQ। अब हम यहाँ पे वन बाय वन बताएंगे, जैसे रेख PQ, सर्वांगसम रेख PQ, सर्वांगसम रेख QR, ये हमें कहाँ से मिला है? रचना से। तो यहाँ पे लिख देंगे रचना से। दूसरा यहाँ पे कोण, कोण AQP, सर्वांगसम कोण CQR, ये कहां से हमें मिला? शीर्षाभिमुख कोण। तीसरी जानकारी यहां पर हमें PQ के बाद AQ, रेख AQ, सर्वांगसम रेख CQ, ये हमें कहां से मिला? दत्त। तो ये तीन जानकारी हमें मिल गई है, तो इससे हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज APQ, सर्वांगसम त्रिभुज RCQ। कारण क्या रहेगा? भू, क्योंकि एक भुजा और एक कोण है, भू को भू कसौटी से। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हमारे। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाकी के घटक भी हम लोग सर्वांगसम करेंगे, जैसे कोण PAQ, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण RCQ। ये देखो मैं यहाँ पे एक गोला दे रहा हूं, तो ये कोण हो गया हमारा RCQ। ये सर्वांगसम हो जाएंगे। कारण क्या रहेगा? सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण, इसको नंबर 1 दे देते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गए। इसी तरह से ये भुजा भी सर्वांगसम हो जाएगी, AP सर्वांगसम। ये जो है AP और RC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेख AP, सर्वांगसम रेख AP, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RC। ये नंबर 2 हो जाएगा। रीजन क्या रहेगा? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं। तो ये हमने दो कथन यहाँ पर सिद्ध कर लिया, एक तो कोण और दूसरा ये भुजा भी। इसका कारण क्या है, क्यों मैंने ये कोण को सर्वांगसम सिद्ध किया? क्योंकि क्या है, अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम है तो ये दोनों जो रेखा है AB और CR, ये समांतर रेखा हो जाएगी। एकांतर कोण कसौटी से ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रेख AB समांतर रेख RC, कथन 1 से। और इसका कारण क्या रहेगा? यहाँ पर एकांतर कोण कसौटी। कौन सी कसौटी? एकांतर कोण कसौटी से। क्योंकि जब दो कोण इस तरह से समांतर होते हैं और उनकी रेखाएं जो होती है, फिर वो आमने सामने की जो रेखा होती है वो समांतर हो जाती है, तभी हम लोग इसको एकांतर कोण कसौटी से कहते हैं। और अगर दोनों रेखा समांतर है तो ये दोनों कोण भी सर्वांगसम हो जाते हैं कि एकांतर कोण कसौटी के विलोम से वो दोनों रेखाएं भी
समांतर हो जाती है। अभी यहाँ पर अब आप देखेंगे कि एपी और पीबी पहले से सर्वांगसम है, क्योंकि ये मध्य बिंदु था पी, और एपी सीआर के सर्वांगसम है कथन 2 से। तो इस तरह से पीबी और सीआर भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रेख एपी सर्वांगसम है रेख किसके, पीबी, ये हमको जानकारी दिया गया है दत्त, और यहाँ पर रेख एपी सर्वांगसम है रेख आरसी के, ये कथन 2 से। तो देखिए दोनों एपी सर्वांगसम, एक पीबी को एक आरसी को, तो रेख पीबी और आरसी भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो रेख पीबी सर्वांगसम रेख आरसी। अब देखिए ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है पीबीसीआर, पीबीसीआर एक चतुर्भुज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीबीसीआर के ये क्या है, सर्वांगसम है, और ये पूरी रेखा इसके समांतर है। तो कोई भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में जब आमने सामने की एक जोड़ी सर्वांगसम भी हो और समांतर भी हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, समांतर चतुर्भुज। तो ये जो हमने इतना सिद्ध किया सिर्फ यही जानने के लिए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये हमें सिद्ध कर लिया कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो जो हमें पूछा गया था फिर वो हम सिद्ध कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हम इसे बताएंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज पी बी सी आर एक समांतर चतुर्भुज है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इनकी सामने की भुजा भी समांतर हो गई पूरा, और यहाँ पे ये भुजा भी सर्वांगसम हो गई। तो इस तरह से पीबीसीआर एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। क्लियर बच्चों। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसे फिर मैं रफ करूंगा तो इसके आगे का कंटिन्यू चलेगा। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में दत्त लिया था जो जानकारी दी थी, फिर साथ जो पूछा था, पूछा क्या था कि तीसरी भुजा समांतर है, जोड़ने वाला रेखाखंड मतलब ये जो PQ है इस BC के समांतर है, और इसकी जो लंबाई है ये BC की आधी है, आधा होता है, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने एक रचना किया था कि PQ QR तक इस तरह बढ़ाया जाए कि PQ और QR समान हो, और फिर RC को मिला दिया। उसके बाद हमने उत्पत्ति स्टार्ट किया था कि हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। ये दोनों त्रिभुज को हमने पहले क्या किया, सर्वांगसम किया। कैसे, देखो जैसे PQ QR दोनों सर्वांगसम है कारण रचना से, कोण AQP और कोण CQR ये दोनों कोण सर्वांगसम है कारण शीर्षाभिमुख कोण से। फिर AQ सर्वांगसम QC कारण क्या हो गया, दत्त। तो इस तरह से भू कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हमने यहाँ पे, तो बाकी के जो तीन घटक हैं वो भी सर्वांगसम होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही घटक की जरूरत थी। तो वही हमने जाना कि कोण A मतलब कोण PAQ और कोण RCQ ये क्या हो गए, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है। और दूसरा AP और RC सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा है। तो हमने इसे कथन 1 और 2 दे दिया, तो क्योंकि इसी का हमें उपयोग करना है, बराबर। अब हम देखेंगे कि अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम है तो इसलिए पूरी ये भुजा AB और RC ये दोनों समांतर हो गई, और ये यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एकांतर कोण। कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण। अगर ये इसके समांतर है, बराबर, और AP PB के सर्वांगसम है, यहाँ पर दत्त दिया है जानकारी, AP और PB मतलब यहाँ से यहाँ, और ये सर्वांगसम है, और AP पहले ही हमने RC को सर्वांगसम कर दिया है। तो इस तरह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए एक दत्त से कथन 2 से तो दोनों सर्वांगसम हो गए। अब किसी भी चतुर्भुज में जब एक जोड़ी, एक सम्मुख जोड़ी सर्वांगसम है मतलब PB और RC सर्वांगसम है,
और ये समांतर भी है, तो इस तरह से क्या होगा कि ये समांतर चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पे हमें जो सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज बन गया, तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो दूसरी जोड़ी है वह भी समांतर हो जाएगी। अगर यह जोड़ी इसके समांतर हो जाएगी तो हमारा पहला जो ये सिद्ध करना था वो हो गया कि पी क्यू बी सी के समांतर है। अगर पूरा पी आर समांतर है तो इसका मतलब पी क्यू भी समांतर है। और अगर ये क्यू पी आर का मध्य बिंदु है तो पी आर किसके बराबर हो गया? बी सी के। तो इस तरह से पी क्यू बी सी का आधा हो जाएगा। तो ये हमें जो दोनों सिद्ध करना है तो वह सिद्ध हो सकता है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं उत्पत्ति को फिर से मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो आपको मैं दे रहा हूँ कुछ मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उत्पत्ति में हम लोग कंटिन्यू। हमने क्या सिद्ध किया था यहाँ पर कि चतुर्भुज पी बी सी आर एक समांतर चतुर्भुज है, राइट? ये मैंने सिंबल दे दिया है समांतर चतुर्भुज। तो हमें क्या यहाँ पे मिला कि पी आर और बी सी, मतलब पी आर समांतर बी सी हो जाएंगे। अगर पी आर समांतर बी सी है तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू भी समांतर बी सी हो जाएगा। ये हमारा सिद्ध हो गया यहाँ पर। ये था ना तीसरी रेखाखंड, मतलब पी क्यू समांतर बी सी, बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। दूसरा ये पी क्यू हो गया। इसी तरह से पी क्यू आधा है किसका? पी आर का। पी क्यू पी आर का आधा है। कहाँ से मालूम पड़ा? हमें रचना से। हमने रचना पे अभी इसका उपयोग किया था ना कि क्यू पी क्यू बराबर क्यू आर। अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब पी क्यू पी आर का आधा होगा। बट पी आर हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, पी आर और बी सी। यहाँ पर पी आर और बी सी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी आर की जगह पे हम लोग लिख देंगे बी सी। तो पी क्यू बराबर बी सी। कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस पी आर और बी सी बराबर हैं, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। क्योंकि पी आर और बी सी दोनों बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सिद्ध हो गया। हमें मेन क्या सिद्ध करना था कि पीबीसीआर एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज होने के बाद हमने सिद्ध कर दिया कि पी आर बीसी के समांतर है, मतलब पी क्यू बीसी के समांतर है। दोनों एक ही रेखा पर अनेक नाम, मतलब रेखा एक ही है तो इसके नाम यहाँ से यहाँ पर ले लिया गया, तो दोनों समान हो गए। इसी तरह से पी क्यू पी आर का आधा है रचना से, तो पी आर किसके इक्वल है? बीसी के। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, तो पी आर के जगह पे हमने क्या लिख दिया? बीसी। तो इस तरह से पी क्यू बराबर क्या हो गया? हाफ बीसी। तो ये आपका ये, इसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज के मध्य बिंदु का प्रमेय। तो अगर त्रिभुज के मध्य बिंदु मतलब दो मध्य बिंदु दिया है, तो तीसरी जो इसका रेखाखंड मिलाने वाली, जो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और इसका आधा होता है, बराबर। तो इसे ही शॉर्ट में बोलते हैं मध्य बिंदु का प्रमेय, त्रिभुज के मध्य बिंदु का प्रमेय। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रमेय कंप्लीट हो गया यहाँ पर, त्रिभुज के मध्य बिंदु का प्रमेय। मुझे लगता नहीं किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर। किसी को डाउट है ये सवाल में? क्योंकि मैं आकृति रफ करने जा रहा हूँ। त्रिभुज के मध्य बिंदु के प्रमेय में किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है।
अब हम लोग इसका विलोम के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के मध्यबिंदु का विलोम। त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से जाने वाली तथा दूसरी भुजा के समांतर तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर जो तुम्हारा प्रमेय है मध्यबिंदु के प्रमेय का विलोम, इसमें क्या बोला है कि एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे मैं एक आकृति बना रहा हूँ, सवाल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्या है समय जा रहा है इसमें। ए बी सी ये आपका त्रिभुज है, राइट। अब इसमें क्या बोला है कि एक भुजा के मध्यबिंदु से जाने वाला, एक भुजा का मध्यबिंदु मतलब पी क्यू, और यह दूसरी भुजा के समांतर, ये यहाँ पे ये दूसरी भुजा बीसी हो गई। अब इसके समांतर एक रेखा है, बराबर। ये कहां पर, बिंदु क्यू पर कट कर रहा है इसे। तो अभी आपको सिद्ध क्या करना है कि ये बिंदु क्यू ए सी को समद्विभाजित करता है, मतलब समान भागों में विभाजित करता है। ये जानकारी आपको दिया गया है, मतलब एपी बराबर पीबी और पी क्यू समांतर है बीसी के, बराबर। मतलब हमें दिया गया है क्या, यहाँ पे दत्त है कि एपी बराबर पीबी, और हमें क्या दिया गया है जानकारी, पी क्यू बराबर समांतर बीसी। एपी और पीबी दोनों बराबर हैं और पी क्यू बीसी समांतर, ये दो जानकारी दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे साध्य क्या करना है कि बिंदु क्यू मतलब ए क्यू बराबर क्यू सी, ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, ए क्यू बराबर क्यू सी। तो यहाँ पर भी हम रचना करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू को हम लोग इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर सर्वांगसम, और इसे हम यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारा हो गया पी क्यू, यहाँ पे आर, बराबर। यहाँ पे इसे हम मिला देंगे। अभी देखिए ये इसके समांतर है, पी क्यू बीसी के यहाँ पर समांतर दिया गया है। और यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना रहेगा, ये दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। मतलब त्रिभुज एपी क्यू और त्रिभुज आरसी क्यू को अगर हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो ए क्यू बराबर क्यू सी हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, बराबर। तो इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, हमारे पास क्या जानकारी यहाँ पर दिया है कि ये जो रेखा है यहाँ पर ये इसके समांतर है। तो ये क्या बन गया, अगर ये समांतर है तो किसी भी चतुर्भुज में अगर एक रेखा इसके समांतर होती है तो वह समांतर चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके वजह से ये रेखा इसके समांतर हो गई, मतलब पीबी समांतर किसके हो गया, आरसी। और अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो यहाँ पर ये दोनों कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे, एकांतर कोण कसौटी के विलोम से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गए और ये भुजा इसके सर्वांगसम है और ये कोण इसके सर्वांगसम हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से भू कसौटी से दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यहाँ पे ये सिद्ध आपको करना नहीं है क्योंकि इसकी ऊपर यहाँ पे उपपत्ति आपको उतना दिया नहीं, क्योंकि ये इसका विलोम है, मध्य बिंदु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज को अगर हमने सिद्ध कर दिया कौन सी कसौटी से, भू को, ये दोनों कोण क्यों सर्वांगसम होंगे, कारण क्या होगा, एकांतर कोण, और ये दोनों भुजा सर्वांगसम हो जाएंगी। तो इस तरह से, और यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, तो को कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि ए क्यू सर्वांगसम क्यू सी हो जाएगा, बराबर। ए क्यू सर्वांगसम क्यू सी हो जाएगा। तो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हमें जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज के एक मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा ये बिंदु, और जो दूसरी भुजा के समांतर है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इसको समान भागों में विभाजित कर रहा है। क्लियर। तो ये हमारा ये क्या हो गया, मध्य बिंदु के प्रमेय का विलोम हो गया।
सिर्फ हमें इसका उपयोग करना है, जो सवाल दिया रहेगा कहीं पर अगर ऐसा सवाल है कि ये मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है, तो हम अपने आप ज्ञात कर सकते हैं कि ये इसका मध्य बिंदु है। तो इसकी लंबाई समझो AC 6 सेंटीमीटर है, तो AQ कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका हमें उपयोग करना है, तो वहां पर कारण लिखेंगे मध्य बिंदु के त्रिभुज, मध्य बिंदु के प्रमेय का विलोम, मध्य बिंदु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम। क्लियर? तो यहाँ पर इसे हम सिद्ध नहीं करेंगे। अभी आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 1 पे। इसमें एक सवाल दिया है कि त्रिभुज ABC में बिंदु E, एक त्रिभुज ABC है, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज में बना रहा हूं यहाँ पर। ABC है, यहाँ पे क्या दिया है, बिंदु E और F, यह AB और AC का, यहाँ पे बिंदु E है और यहाँ पे बिंदु F है, यह इसका मध्य बिंदु है, AB और AC का मध्य बिंदु है, ये जानकारी हमें दिया है। और हमें ये बताना है यहाँ पे EF की लंबाई 5.6 है, EF को मिला देंगे यहाँ पर, 5.6 सेमी है। और हमें आप बताना है यहाँ पर BC की लंबाई, मतलब आपको EF की लंबाई दिया है 5.6 सेमी और हमें BC की लंबाई ज्ञात करना है, ये आपका सवाल है। मैंने सवाल नहीं लिखा। तो देखिए ये त्रिभुज ABC में आपको दो जानकारी दिया गया है, E और F, ये AB और F AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से समझ में आ गया आपको, यहाँ पे देखो मैंने हिंट दिया, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दो लाइन बताया तो ये दोनों बराबर है। तो हमारा जो पहला प्रमेय था, मध्य बिंदु का प्रमेय क्या था कि किसी भी त्रिभुज में अगर पहला बिंदु पहली भुजा को दूसरी भुजा को मध्य बिंदु में मध्य बिंदु को समद्विभाजित करता है, तो इसके रेखाखंड को जो मिलाते हैं, मतलब EF ये BC के समांतर होगा और EF BC का आधा होगा, बराबर। तो हमें ये 5.6 दिया है, तो इसका ये दुगना हो जाएगा, BC का इसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर हमारा जो रहेगा कि त्रिभुज ABC में पहला हम लोग लिखेंगे बिंदु E तथा बिंदु F क्रमशः भुजा AB तथा भुजा AC के मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु हैं। ये जानकारी हमको दिया है सवाल में, राइट। अगर ये मध्य बिंदु है तो हमारा डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पर EF BC का आधा हो जाएगा, हाफ BC। उसका कारण क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मध्य बिंदु के प्रमेय से, मध्य बिंदु के प्रमेय से, बराबर। ये हमारा सूत्र हो गया एक तरह से मध्य बिंदु का प्रमेय। अब यहाँ पे हमें मान किसका दिया है, EF का मान दिया है 5.6, 1/2 BC। ये दो यहाँ पर भाग है, यहाँ पर आकर गुणा हो जाएगा, तो 5.6 गुणे 2 बराबर BC। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 5 दूनी 10, 1 11, 112। लेकिन एक अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर दाहिने हाथ से एक अंक के पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो इस तरह से BC का ये आपका मान आ जाएगा। तो BC का मान कितना हो गया आपका, 11.2 सेमी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर बहुत सरल है। आपको एक त्रिभुज दिया है ABC, इसमें E और F AB और AC का मध्य बिंदु दिया है, जिसमें EF की लंबाई 5.6 है और आपको क्वेश्चन है कि BC की लंबाई ज्ञात करना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है जानकारी लिख देंगे कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु ई और बिंदु एफ क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, तो ई एफ आधा हो जाएगा, हाफ बी सी। कारण क्या रहेगा, मध्य बिंदु के प्रमेय से इसका ई एफ का मान 5.6, तो यहाँ पे ये दो भाग है तो यहाँ पर आके गुणा हो जाएगा। 5.6 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 11.2 सेमी। तो ये बीसी का मान है। क्लियर? चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक लास्ट सवाल पे हम लोग जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे उदाहरण नंबर 2, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। दूसरा सवाल है, सिद्ध करना है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्यबिंदु को जोड़ने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब कोई चतुर्भुज है, यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज ले लेंगे, ये समझो मैंने चतुर्भुज ले लिया ए बी सी डी। अब इसकी भुजाओं पे मध्यबिंदु क्या दिया है यहाँ पर, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्यबिंदु को जोड़ने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे ए बी का मध्यबिंदु क्या ले लिया मैंने, पी की पी, बीसी का मध्यबिंदु क्या ले लिया, क्यू, डीसी का मध्यबिंदु क्या ले लिया, आर, पी क्यू आर, इसका एस। ये जानकारी हमने ले लिया, ये दिया गया है, ये मध्य बिंदु है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे, मतलब पी एस तो आपको एक चतुर्भुज बनेगा। ये समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो दत्त में हमें क्या जानकारी दिया है यहाँ पर कि चतुर्भुज एबीसीडी में बिंदु पी क्यू आर एस यह क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु हैं। और हमें साध्य क्या करना है यहाँ पर, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो एक रचना होगा यहाँ पर, खींचेंगे विकर्ण बीडी, बस साइन करता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, बहुत सरल है ये। इसमें आपको दो त्रिभुज मिलेगा। पहला त्रिभुज होगा ये त्रिभुज ए बी डी लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु एस ए डी का मध्य बिंदु है। तो पी एस क्या हो जाएगा, बी डी का आधा हो जाएगा और समांतर हो जाएगा। यहाँ पर जो त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पे उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या करना है, हमें जो जानकारी दत्त है वो हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली हमें क्या हो जाएगा, बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु एस ए डी का मध्य बिंदु है। तो इससे क्या हो जाएगा, पी एस ये आपका बराबर पी एस आधा हो जाएगा बी डी के एक, और दूसरा पी एस समांतर हो जाएगा किसके, बी डी के। ये दो जानकारी मध्य बिंदु के प्रमेय से, किसके, मध्य बिंदु के प्रमेय से। दूसरा त्रिभुज अगर हम लोग लेंगे यहाँ पर सी बी डी में
सेम इसी तरह से क्यू बीसी का मध्यबिंदु है, आर सी डी का मध्यबिंदु है, तो क्यू क्यू आर ये बी डी का क्या हो जाएगा, क्यू आर आधा हो जाएगा बी डी के, और क्यू आर समांतर हो जाएगा बी डी के। कारण क्या रहेगा, मध्यबिंदु के प्रमेय से। तो देखिए यहाँ पे पी एस इसका आधा है, क्यू आर इसका आधा है, तो इसका मतलब पी एस और क्यू आर क्या हो जाएंगे, पी एस बराबर क्यू आर और पी एस समांतर क्यू आर। तो ये देखिए किसी भी चतुर्भुज में, जैसे इसके पहले मैंने बताया था ना, किसी भी चतुर्भुज में उसके सम्मुख भुजा अगर समांतर और सर्वांगसम हो जाती है तब यह कैसा बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। बराबर बच्चों, तो बहुत ही सरल है। यहाँ पर जो दो त्रिभुज बताया है, दोनों त्रिभुज में हम लोग मध्यबिंदु का प्रमेय लगाएंगे। पी दिया ए बी का मध्यबिंदु, एस दिया ए डी का मध्यबिंदु, तो ये पी एस इसके समांतर और आधा हो जाएगा। इसी तरह से क्यू आर बी डी के समांतर और आधा हो जाएगा। तो ये दोनों आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो जाएंगी, तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। क्लियर। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया उदाहरण नंबर 2। तो आप लोग ये टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर लेना है तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया।